हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है। इसमें से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये हर बार आप नीट की क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरे चैप्टर को हम 10 मिनट में कवर कर ले और इसको इस तरीके से कवर करेंगे कि आपके सारे पीवाईक्यूज उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यूज भी हो जाएगा और चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस जो है ये एक कैसी प्रोसेस है? तो फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इज फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक मैटर होता है, इनऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये हम क्लास 9-10 के अंदर पढ़े हुए, जहां पर हम कहते हैं कि CO2 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इनको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। और ये कब किया जाता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर होता है और साथ में क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होने चाहिए या पिगमेंट मॉलिक्यूल, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट कहा जाता है। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बात रखी हुई है। ठीक है, तो ये आपके शुरुआत में साइंटिस्ट की लिस्ट दी हुई, इसमें से आज तक सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन बना हुआ है और वो जो क्वेश्चन बना था ये बना था ये जेन एंगेज हाउस के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो जो जेन एंगेज हाउस का एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर एक ही बार जो है क्वेश्चन बना हुआ है। फिर भी एक बार आप फास्टली देख लेते। वेरीगेटेड लाइट लीफ एक्सपेरिमेंट में ये एक्सप्लेन किया था कि लाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। मॉल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ने ये कहा कि CO2 भी क्या होता है? नेसेसरी होता है। जोसेफ प्रिस्ले के कैंडल एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो कैंडल और माउस क्या कर रहे थे? एयर को खराब कर रहे थे, तो वो एक्चुअली किसका इस्तेमाल कर रहे थे? ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब उन्होंने प्लांट को रखा तो ऑक्सीजन क्या हो रहा था? वहां पर रिकवर हो रहा था और वही उसी टाइम पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई। जेन एंगेज हाउस ने क्या किया? बताया कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ग्रीन पार्ट से, वो ऑक्सीजन रिलीज होता है। जूलियस वॉन सच ने क्या बताया कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये स्पेसिफिक ऑर्गेनल के अंदर हो रहा है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, जो एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रोटीन कर रहा है। बाद में पता चला कि वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं ग्रीन पार्ट्स के अंदर, जो कि क्या कराते हैं? फोटोसिंथेसिस कराते हैं। थियोडोर वेलम का ये एंजलमैन का प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, जहां पर उन्होंने अल्गी का इस्तेमाल किया था, जहां पर उन्होंने क्या किया? एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने देखा कि रेड और ब्लू लाइट के अंदर क्या हो रहा है? वो सारे बैक्टीरिया जो है वो अल्गी के आसपास में जमा हो रहे हैं। इसका मतलब फूड का फॉर्मेशन वहीं पर हो रहा था, इसीलिए ये जो बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक थे उनके पास में जा रहे थे। ठीक है, अब कॉर्नेस वैन नील का एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया कि जो O2 निकलता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, वो कहां से आता है? वाटर से आता है, ना कि CO2 से। ठीक है, तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे आज तक। ये प्रिज्म का, ये सबसे पहले एंगेज हाउस का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने एक किया था कि ये जो अल्गी एक्वेटिक प्लांट लिया था उसको उन्होंने पानी के अंदर डाला, तो वहां से क्या निकल रहे थे? बबल। सनलाइट डालने पर वहां से बबल निकल रहे थे, बाद में पता चला वो ऑक्सीजन के बबल थे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट प्रिज्म का, प्रिज्म में से लाइट को पास किया तो ये अलग अलग इसमें, तो ये ब्लू और रेड पे देखिए ये कितने सारे बैक्टीरिया जो है क्लम्प हो चुके हैं। ये क्लाडोफोरा अल्गी है जो ऑक्सीजन क्या कर रही होगी? रिलीज कर रही होगी। तो उन्होंने ये सबसे पहले थे जिन्होंने क्या दिया था? एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। कहां पर चलता है? तो हमने कहा कि मेनली ये कहां पर चल रहा होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर चल रहा होता है या ग्रीन पार्ट्स के अंदर चल रहा होता है। तो उसमें ग्रीन स्टेम भी हो सकता है, सेपल भी हो सकता है, या अनराइप फ्रूट भी हो सकता है। ठीक है, अब ग्रीन पार्ट्स में ही क्यों चलता है? क्योंकि उसके पास में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल होता है जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट ये कहां पर प्रेजेंट है? तो हमने कहा कि ये जो है ये लीफ है और इस लीफ के अंदर क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स होते हैं और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल पिग।
ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये खुद को अरेंज करते हैं मैक्सिमम लाइट के हिसाब से। अगर लो लाइट इंटेंसिटी हो तो ये क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं सरफेस को। यानी कि मान लीजिए कि ये अगर लीफ की सेल है, ठीक है, तो अगर लाइट इस यहां से आ रही है, ठीक है, और लाइट इंटेंसिटी कैसी है, लो है, ऐसे में ये कैसे हो जाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी हाई है, जो ये लाइट आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, हाई है, तो ये क्या हो जाते हैं, इस तरीके से लाइट के पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, ताकि वो क्या करने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ठीक है, ये पैरेलल अरेंज, तो लाइट से ये पैरेलल अरेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ने कहा कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमने क्लास 11th में भी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है सेल के अंदर। ये डबल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। आउटर मेम्ब्रेन किसी तरीका का बैरियर नहीं होता है, क्योंकि उसमें पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े पोर होने की वजह से इसमें से कोई भी चीज अंदर या बाहर हो सकती है। इनर मेम्ब्रेन एक परमेबिलिटी बैरियर होती है, इसमें से सिलेक्टिव चीजें ही अंदर आ सकती है, सिलेक्टिव चीजें ही बाहर हो सकती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसके पास में अपना खुद का जीनोम होता है, इसलिए ये कैसा ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें क्या देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन सिस्टम देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या पता चलता है, एक तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अपनी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है, और थाइलाकोइड का अगर स्ट्रैक बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रानल सिस्टम कहा जाता है। तो ये ग्रानल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ये डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, थाइलाकोइड कहा जाता है। अगर ये डिस्क किस में अरेंज हो जाए, स्टैक में अरेंज हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, ये ग्रैनम कहा जाता है। सिंगुलर है तो ग्रैनम है, और प्लूरल है तो इसे ग्राना कहा जाएगा, ठीक है। दो ग्रानों को ज्वाइन करने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमल लैमेले कहा जाता है। नेक्स्ट, तो और सो यहाँ पर अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में, ठीक है। लीफ के कलर इज ड्यू टू 4 पिगमेंट। लीफ के कलर ये 2 पिगमेंट, ये 4 पिगमेंट्स की वजह से होता है। पिगमेंट जो है ये 2 तरीके के, वाटर सोल्यूबल होते हैं और दूसरे जो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी है सारे के सारे किस में सोल्यूबल होते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, ऑर्गेनिक एसिड में क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। एंथोसाइनिन वगैरह जो है ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं। अब इनका अपना एक स्पेसिफिक कलर है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी जो है ये येलो ग्रीन कलर का होता है, ज़ैंथोफिल जो है ये येलो कलर का होता है, कैरोटीनॉइड जो है ये येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और एक अलग वेवलेंथ की लाइट को ये क्या कर रहे होते हैं, इमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ये क्या होता है, चीप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। उसके बाद में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर देखने को मिलता है, ब्लू लाइट के अंदर, और कहां पर देखने को मिलता है, रेड लाइट के अंदर। तो ऑब्वियसली जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वहीं पर क्या होगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पर देखने को मिलती है, ब्लू लाइट के अंदर और रेड लाइट के अंदर। लीस्ट फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है, ग्रीन रीजन के अंदर होती है, बहुत कम हो रही होती है। एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल इसमें कौन से, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, इनको क्या कहा जाता है, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब एडिशनल वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ लाइट, और ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी किसको, क्लोरोफिल ए को। ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ई को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। यानी कि एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है ये, तो ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है, लाइट का। यहाँ पर आप वेवलेंथ देख सकते हैं 400, 500, 600। तो ये ब्लू लाइट है, ठीक है, ये जो है ब्लू लाइट का है, जो कि 400 नैनोमीटर के आसपास में होगा, और ये जो रेड लाइट है, ठीक है, जो कि 700 नैनोमीटर के क्या होता है, आसपास के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो मेन इवेंट्स इन, अब फोटोसिंथेसिस जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें ये 2 रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। अब लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि डार्क रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में भी चलता है और लाइट के एब्सेंस में भी चलता है। अब लाइट रिएक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, इसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इसमें NADPH2 का क्या हो रहा होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था। अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो किसमें काम कर रहे होते हैं, इस लाइट रिएक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि फोटोसिस्टम्स है, ठीक है, 2 फोटोसिस्टम्स है, इनका जो नॉमेनक्लेचर किया गया वो उनकी डिस्कवरी की बेसिस पर है, ना कि इनके नाम के बेसिस पर। यानी कि फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ लेकिन वो काम बाद में करता है, फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ लेकिन काम वो पहले करता है। तो फोटोसिस्टम 1 जो है इसके अंदर, तो अगर ये फोटोसिस्टम 1 है,
इसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे P680 कहा जाता है, जो इस नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इसके आसपास में क्या प्रेजेंट होती है, ये एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिस्टम 1 है, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो क्या होता है इसका रिएक्शन सेंटर होता है, और दूसरा जो है इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल से बनता है, जिसमें कैरोटीनॉइड हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से यहां भी सेंटर के अंदर क्या पाया जाएगा, P700 पाया जाएगा, क्योंकि ये इस नैनोमीटर की लाइट को क्या कर रहा होता है, ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। इसमें भी दो चीजें होती है, एक जो होता है ये क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, और दूसरा जो होता है ये क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी का हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में लाइट, देखिए ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो किसे एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल और प्रोटीन से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, एंटीना मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू अ क्लोरोफिल सेंटर क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, देखिए ये एसेसरी मॉलिक्यूल है और यहाँ पर जो है ये P680 है। अब मान लीजिए लाइट जो है ये 400 नैनोमीटर की आई, ठीक है, 400 नैनोमीटर की आई, तो ये PS1 जो यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसको 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। तो बेसिकली क्या करेंगे, एसेसरी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल जो है ये लाइट को अपने अंदर घुमाएंगे, तो कोई इसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर किसी और को पास करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, किसी और को पास करेगा, और जब ये पास करते हैं तो उसमें से एनर्जी को निकाल लेते हैं। और हम जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर क्या करते हैं आप एनर्जी को लाइट में से निकाल लेंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए 400 नैनोमीटर की लाइट, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये दूसरा है, यहाँ पर ये तीसरा है, यहाँ पर ये चौथा है, ठीक है। इसने क्या किया, 400 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, इमिट करते टाइम पर ये 500 की करेगा, ये 500 की एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करते टाइम पर ये 600 की करेगा, इसने 600 की एब्जॉर्ब करी, इमिट करते टाइम पर ये 680 का करेगा, तब जाकर ये किसको मिल पाएगा, क्लोरोफिल ए को मिल पाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये जो एसेसरी एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। कैसे, बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, एनर्जी कम कर देते हैं जिसकी वजह से वेवलेंथ बढ़ जाती है और ये आगे वाले मॉलिक्यूल को पास कर देते हैं, लाइट को कहां तक लाने की कोशिश करते हैं, 680 नैनोमीटर तक लाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां भी है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते, कैरी किए जाते बाय कैरियर्स। इनका फ्लो कैसा होता है, डाउनहिल फ्लो होता है, एनर्जी रिलीज होती है और इससे क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है ये किसमें मदद करता है, एटीपी सिंथेसिस के अंदर जो है ये मदद कर रहा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये दो तरीके के हो सकता है, एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन उसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो ये साइकिल में नहीं घूमता है, जैसे कि मान लीजिए सबसे ये शुरुआत कहां से होती है, जैसे ही सुबह की किरण आती है तो ये सबसे पहले किसके ऊपर आती है, ये PS1 के ऊपर आती है, तो इसे हम फोटोन कहते हैं, या आप इसे लाइट भी कह सकते हैं। तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या कर देता है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इसके साथ में एसोसिएटेड होता है, जिसे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, दो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और किसके अंदर, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये ऑक्सीजन वही से आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये PS2 को पास किया जाता है, यहाँ पर ये PS2 है और यहाँ पर जो होता है ये PS1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये PS2 को पास किया जाता है, PS2 जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को भेजता है जो कि थियोफाइटिन, और थियोफाइटिन फिर क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन को भेजता है। जब प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो उस टाइम पर ये स्ट्रोमा में से 2 प्रोटॉन्स को क्या करता है, उठाता है, और ये कहां पर ट्रांसफर कर देता है, ये ट्रांसफर कर देता है ये थाइलाकोइड की लूमेन के अंदर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 प्रोटॉन भेजेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो टोटल कितने प्रोटॉन आएंगे, 4 प्रोटॉन आएंगे, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो टोटल कितने प्रोटॉन आएंगे, 8 प्रोटॉन। तो अब देखिए ये 8 प्रोटॉन यहां से और ये 4 प्रोटॉन यहां से टोटल 12 प्रोटॉन बने हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर PS1 को मिलेगा, फिर PS1 को भी क्या दिया जाएगा, सनलाइट, ये फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ये एक्टिव हो जाएगा, एक्साइट होने पर ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर अलग अलग कैरियर्स को पास करेगा, फाइनली फेरोडॉक्सिन को देगा, और फेरोडॉक्सिन किसको दे देता है, फेरोडॉक्सिन न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को दे देता है, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, NADPH को दे देगा, जो उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से देखिए जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से निकला तब भी क्या हुआ, एटीपी बना,
और यहां से भी क्या बना हुआ है, ये NADPH2 बना हुआ है। तो ये जब भी कभी क्या चलता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है तो एटीपी भी बनता है और NADPH2 भी बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, ये स्पेशलाइज कंडीशन के अंदर चलता है, ठीक है। यानी कि जब कभी भी लाइट जो है, मान लीजिए ये दो कंडीशंस में चल रहा होता है, ठीक है। पहली बात तो एक तो हाई लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटी जब होती है तब ये चलता है, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटी में मतलब अगर लाइट ये मोर देन 680 नैनोमीटर है, ठीक है। लाइट जो है ये मोर देन 680 नैनोमीटर है, तब क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 चल नहीं पाता। अगर वो चलेगा नहीं तो फिर क्या होगा, PS1 चलेगा, क्योंकि PS1 जो है ये कहां पर चल सकता है, ये 700 पर भी चल सकता है। तो 680 के आगे की मतलब 70 तक के आसपास में है तो कौन काम करेगा, PS2 काम करेगा, PS1 काम करेगा। ऐसे में क्या होगा, PS1 जो है फेरोडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का डोनर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि PS2 के साथ में वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन NADPH2 को दे देगा, NADPH को दे देगा, तो फिर इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ऐसे में ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को किसको पास कर देता है, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन फिर किसको पास करेगा, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को, फिर प्लास्टोसाइनिन को, फिर PS1 को, अगेन फेरोडॉक्सिन, अगेन। तो ये इस तरीके का जो है साइकिल जो है ये चलता रहता है। इस तरीके का साइकिल जो है यहां से ये चलता रहेगा, ठीक है। बार बार इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शंस के अंदर क्या होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो एक साइकिल के अंदर घूमते रहेंगे, नया इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, इसमें NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक के बारे में, तो फोटोसिस्टम नॉन साइक्लिक में क्या होते हैं, फोटोसिस्टम 1 भी काम हो रहा था, 2 भी काम कर रहा होता है, जबकि इसमें सिर्फ कौन काम कर रहा होता है, 1 काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन का पाथ अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिटर्न टू सोर्स, ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते हैं। ये इसमें क्या क्लोज साइकिल में चलता है, इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास में आ जाता है, PS1 के पास में आ जाता है। इसमें एटीपी और NADPH2 दोनों प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा था, सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होता है, NADPH2 इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। ये कहां पर चलता है, ग्रैनुलर लैमेली के अंदर चलता है। ये कहां पर चल रहा होता है, स्ट्रोमल लैमेली के अंदर चल रहा होता है। इसका रीजन है, ठीक है, क्योंकि ये थाइलोकॉइड है, ये दूसरा ये एक थाइलोकॉइड है, ये थाइलोकॉइड है, और यहां पर जो है ये स्ट्रोमल थाइलोकॉइड है, ठीक है। अब ये PS यहां पर PS1 जो है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन PS2 के लिए दिक्कत है। PS2 सिर्फ किस रीजन के अंदर हो सकता है, ये इसे ग्रानल थाइलोकॉइड कहा जाता है। जो ग्राना बनाने में थाइलोकॉइड मदद कर रहा होगा वो उसी में प्रेजेंट होगा। और स्ट्रोमल थाइलोकॉइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, PS1 प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमल थाइलोकॉइड के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ये PS1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये क्वेश्चन के अंदर आता है। PS1 और PS2 ग्रैनुलर थाइलोकॉइड के अंदर हो सकता है, लेकिन PS2 कहां पर नहीं होता, स्ट्रोमल थाइलोकॉइड के अंदर नहीं होता। ये क्या है आपका, दिस इज स्ट्रोमल थाइलोकॉइड, ये स्ट्रोमल थाइलोकॉइड है, ठीक है। तो स्ट्रोमल थाइलोकॉइड के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो भी एटीपी और NADPH2 का सिंथेसिस हुआ है, ठीक है, ये आगे हम के इसमें यूज करेंगे, डार्क रिएक्शन के अंदर यूज करेंगे। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी के फॉर्मेशन के लिए कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया जाता है। इसमें क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया गया साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स हो, तो जब ये प्लास्टोक्विनोन क्यों किया है तो 2 प्रोटॉन यहां पर आ रहे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे, तो 8 प्रोटॉन यहां से वाटर के ऑक्सीडेशन से 4 प्रोटॉन आए, टोटल 12 प्रोटॉन बने। तो थाइलोकॉइड की लूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कैसा हो जाता है, लूमेन के अंदर हाई। तो वही स्ट्रोमा के अंदर ये कंसंट्रेशन कैसा होता है, लो होता है। ऐसे में अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बार बार चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे प्रोटॉन स्ट्रोमा में से खत्म हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन आगे पास ही नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको ये चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोटॉन को वापस कहां पर लाना पड़ेगा, स्ट्रोमा में लाना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, जिससे क्या किया जाता है कि ये एटीपी सिंथेस होता है, F0 क्लोरो, ये CF0CF1 क्लोरोप्लास्टिड F0F1 पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें से 4 प्रोटॉन जब बाहर आते हैं तो स्ट्रोमा वाली साइड में, इतना याद रखना कि स्ट्रोमा वाली साइड में एटीपी और पीआई, एडीपी और पीआई किसमें कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ये एटीपी के अंदर जो है क्या कर दिए जाते हैं, कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो कहां पर हो रहा होता है, ये थाइलोकॉइड की लूमेन में चलता है, ठीक है। कहां पर हो रहा है, थाइलोकॉइड की लूमेन में चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, ये काम कौन कर रहा था, ये पीक्यू करता है, 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, PQ2 होता है, और कहां पर, तो ये स्ट्रोमा से एक्सेप्ट करता है और कहां पर डालता है, थाइलोकॉइड की लूमेन में डाल देता है।
ठीक है। और फाइनली NADPH रिडक्टेज है जो क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये फेरोडॉक्सिन से एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, केल्विन साइकिल के बारे में। इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, 3 कार्बन का बनता है, ठीक है। इसमें ये 3 स्टेप होते हैं। पहला जो है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 की एडिशन होता है, जैसे फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू 3 स्टेबल कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, 3PJ कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है जिसे रूबिस्को कहा जाता है। अब रूबिस्को का जो फुल फॉर्म है वो जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। बेसिकली ये जो है ना, ये 2 तरीके की रिएक्शंस कैरी आउट कर सकता है। ये कार्बोक्सिलेज रिएक्शन भी करता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजनेज रिएक्शन भी करता है, ठीक है। इसमें जब कार्बोक्सिलेज करेगा तो CO2 को फिक्स करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेज जब काम करता है तो यहां से CO2 को क्या किया जाता है, लॉस किया जाता है। कैसे, हम बात करेंगे। दूसरी जो स्टेप है ये रिडक्शन स्टेप है, जहां पर क्या किया जाता है, 2 ATP का इस्तेमाल कर और 2 NADPH2 का इस्तेमाल कर CO2 को किसमें फिक्स कर दिया जाता है, शुगर के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। और तीसरी रीजनरेशन स्टेप आती है, जहां पर साइक्लिक रीअरेंजमेंट कर रीजनरेट कर दिया जाता है CO2 एक्सेप्टर को, जो कि क्या होता है, RUBP होता है, ठीक है। तो अगर पाथवे को देखा जाए तो देखिए ये राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, रूबिस्को अपनी क्या चलाता है, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी चलाता है। जब कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी चलाएगा तो ये CO2 को बाहर से लेगा और पहला ये 3 कार्बन का क्या करता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। और ये कितने बनाता है, टोटल 2 बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये 5 कार्बन का है तो ये 5 कार्बन का 1 कार्बन और एक्सेप्ट कर 6 कार्बन का हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर रिडक्शन फेज आता है जिसमें हमने कहा कि 2 ATP या 2 NADPH का इस्तेमाल करता है। फिर क्या कर दिया जाता है, इसको किसमें इस्तेमाल कर दिया जाता है, शुगर बनाने में इस्तेमाल कर दिया जाता है। और जो RUBP हमने लिया था, हमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक कार्बन को फिक्स करना है, जो सेल के अंदर थे उसको नहीं। तो जो सेल से 5 कार्बन लिए थे वो किसको वापस देने पड़ेंगे, सेल को वापस देने पड़ेंगे, जो कि रीजनरेशन फेज के अंदर आता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, 1 ATP का खर्चा ADP में किया जाता है और फाइनली रीजनरेट कर दिया जाता है। अब इसका अगर हिसाब लगाया जाए तो एक कार्बन की तो कोई शुगर बन नहीं सकती, तो इसका मतलब एक टाइम पर जब एक क्या चल रही होती है, ये साइकिल चल रही होती है, C3 साइकिल चल रही होती है, तो 6 कार्बन को फिक्स किया जाता है। तो 6 कार्बन इन करते हैं, आउट क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें मिलता है, ठीक है। इसके लिए देखिए, अगर एक कार्बन के लिए 2 ATP का खर्चा करना पड़ा और 2 NADPH का खर्चा करना पड़ा, तो 12 ATP यहां से हो गए 6 कार्बन के लिए और 12 NADPH2 यहां से हो गए, ठीक है। तो ये 12 NADPH2 हो गए। यहां 18 लिखे, 18 कहां से, क्योंकि 6 कार्बन को एक एक करने के लिए 1 लग रहा, तो ये 6 लगेंगे, ठीक है, तो ये 6 लगेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 यहां से और 6 यहां से, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 18 ATP हो जाएगा। तो 18 ATP लग रहा है, 12 NADPH लग रहा है, 12 NADPH2 क्या हो रहा है, ये बन रहे हैं, 12 NADPH2 इन किए जा रहे हैं, 12 NADP बन रहे हैं और 12 ATP को किस में कन्वर्ट किया जाता है, 12 ADP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो एक CO2 के लिए ये कितना हो जाएगा, तो एक CO2 के लिए 3 ATP हो जाएगा और 2 क्या हो जाता है, NADPH2 होता है। ये एक CO2 के लगता है, क्योंकि ये कितने के लिए है, ये 6 के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो C4 पाथवे है। C4 पाथवे के अंदर ये किसमें चलता है, ये अडाप्टेशन है ड्राई प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जैसे मेज हो गया, शुगर केन हो गया, इनके अंदर स्पेशलाइज एनाटॉमी होती है, जैसे क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रैंज एनाटॉमी का मेन फंक्शन होता है, इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, बंडल शीथ सेल होते हैं। बंडल शीथ सेल किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए 2 तरीके के सेल्स है, ये मेसोफिल सेल एक होती है और दूसरी क्या होती है, बंडल शीथ सेल होती है, ठीक है। मेसोफिल सेल के अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे पेप कार्बोक्सिलेज कहा जाता है, जो 4 कार्बन का क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसिटिक बनाता है। और बंडल शीथ सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डी कार्बोक्सिलेटेड यहाँ पर होता है और इसमें रूबिस्को जो है ये प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल के अंदर रूबिस्को जो है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है, ये बंडल्स के अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है वास्कुलर बंडल्स के आसपास के अंदर, ठीक है। अब ये पाथवे है, देखिए ये मेसोफिल सेल है, इसमें बाइकार्बोनेट होता है, ये CO2 को किस फॉर्म में अंदर लिया जाता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अंदर लिया जाता है। फिर इसको क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो 3 कार्बन का है, ये C4 एसिड बेसिकली इसमें क्या बनाया जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया जाता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को फिर कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके अंदर, ये बंडल शीथ सेल के अंदर। जैसे ही मैलिक एसिड आएगा तो मैलिक एसिड 4 कार्बन का है, ये डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप चलाई जाएगी और चलाने पर एक CO2 क्या कर दिया जाएगा, ये यहां से रिलीज कर दिया। तो जो CO2 यहां से बाहर निकला वही अब किस में एंटर करेगा, C3 साइकिल के अंदर। अब
यहाँ C3 साइकिल चल सकता है क्योंकि यहाँ रूबिस्को क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मीजोफिल सेल्स के अंदर, ये जो मीजोफिल सेल होती है उसमें रूबिस्को एंजाइम क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है, रूबिस्को एब्सेंट होता है इसमें, यानी कि जो बंडल शीथ सेल है इसमें रूबिस्को जो है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, और इसी वजह से अब कितना भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मिजोफिल सेल के अंदर क्यों ना बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है, हमेशा क्या चलता रहेगा, ये C3 साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज का तो ये कंपैरिजन है C3 और C4 पाथवे के। प्राइमरी एक्सेप्टर इसमें कौन है, 5 कार्बन का राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट होता है, इसमें कौन होता है, 3 कार्बन का फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। इसमें फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है जो कि 3 कार्बन का होता है। या कौन सा बनता है, ऑक्सैल एसिटिक बनता है जो कि कितना होता है, 4 कार्बन का होता है। लोकेशन ये क्या चलता है, ये सिर्फ मिजोफिल सेल के अंदर चलता है, ये मिजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल ऐसे 2 जगह पर चल रहा होता है, ठीक है। ये स्लोअर होता है, ये कार्बन फिक्सेशन फास्टर होता है, यहाँ पर एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, या एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 2 एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को, इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, पेप्टेज है, ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये फोटो रेस्पिरेशन है। जब कभी भी क्या होता है, ये रूबिस्को एंजाइम, इसके पास में डुअल एक्टिविटी है, ये CO2 भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन को भी। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे में वो कौन सी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। तो ऑक्सीजन अगर रूबिस्को को बाइंड हुआ तो वो क्या करता है, आरयूबीपी के मॉलिक्यूल को फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ऐसे में अगर ये चलता है तो फिर एटीपी का भी सिंथेसिस नहीं होता है और ना ही NADPH2 का सिंथेसिस होता है, और इसमें जो है वेस्ट होता है कार्बन का, ठीक है, CO2 जो होता है ये क्या किया जाता है, वेस्ट किया जाता है, ठीक है। C4 प्लांट को एडवांटेज है कि हाई इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन होने की वजह से रूबिस को फंक्शन कर सकता है एक्सक्लूसिवली एज अ कार्बोक्सिलेज, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बढ़ता ही नहीं है, ऑक्सीजन बढ़ेगा ही नहीं तो फिर और जहां ऑक्सीजन बढ़ता है वहां रूबिस को नहीं है, जैसे मिजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है, रूबिस को ना होने की वजह से वहां कितना भी ऑक्सीजन क्यों ना बढ़ जाए, तो वहां कितना भी, जैसे लाइट रिएक्शन अगर चलेगा तो लाइट रिएक्शन से कितना भी ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर क्यों ना बढ़ जाए, वहां रूबिस को नहीं है तो वो क्या नहीं चला पाएगा, अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चला ही नहीं पाएगा। और रही बात दूसरी जो कहां पर होता है, ये बंडल शीथ सेल्स के अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर स्ट्रोमल थाइलोकॉइड प्रेजेंट होता है। थाइलोकॉइड ये बंच में ग्राना के फॉर्म में नहीं, तो PS2 नहीं होगा, PS2 नहीं होगा तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो वहां ऑक्सीजन बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इसमें आपको क्या याद रखना है, ये प्रोडक्ट कहां से कहा जा रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, ग्लाइकोलेट, पहले बात तो 3 ऑर्गेनेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और फिर ग्लाइकोलेट किस में जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट से किस में माइग्रेट करता है, पेरोक्सिसोम में, फिर पेरोक्सिसोम से ग्लाइसिन निकल कर किस में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट, सेरिन किससे निकलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम के अंदर, पेरोक्सिसोम से फिर क्या निकलता है, ग्लिसरेट, और किस में जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जा रहा होता है। याद है कि इस स्टेप के अंदर ग्लाइसिन का कन्वर्जन जब सेरिन में हो रहा है तब क्या किया जा रहा है, एक CO2 को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। और ये यही तो 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल है, एक ग्लाइसिन का 2 कार्बन का होता है, ये 4 कार्बन हो जाएंगे या 3 कार्बन है, यानी कि 25% कार्बन का इसमें क्या कर दिया जाता है, लॉस कर दिया जाता है। तो इसीलिए C2 साइकिल हमने कहा कि ये स्पेशलाइज कंडीशन में चलता है, जब हाई टेम्परेचर हो, जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या चलता है, आपका C2 साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। नाउ देयर आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, जैसे कि लाइट है तो लाइट की क्वालिटी इसके ऊपर अफेक्ट कर सकती है, लाइट की इंटेंसिटी, हाई लाइट, लो लाइट, ठीक है। फिर उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, कितनी देर तक दे रहे हैं, तो उससे फोटोसिंथेसिस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद लाइट इंटेंसिटी एट लो लेवल, लो लेवल पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, हाई लेवल पर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एट हाई इंटेंसिटी रेट ऑफ बिकम्स ड्यू टू अ लिमिटेटिंग फैक्टर, ठीक है। वेरी हाई लाइट कॉजेस ऑफ क्लोरोफिल ब्रेकडाउन, जब ज्यादा बहुत ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी को क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस अपने आप कम हो जाएगा। लाइट सैचुरेशन कितने पर होना चाहिए, 10% पर होना चाहिए, तब वो अच्छे से काम करता है, इससे ज्यादा कर देंगे तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। फिर उसके बाद में CO2 कंसंट्रेशन है, ठीक है, 0.03 या 0.04% पर क्या चल रहा होता है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन वहां पर बेस चल रहा होता है। ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक अच्छा अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चला सकता है, 0.05, इससे आगे अगर आप देंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। C3 वर्सेस C4 प्लांट, ठीक है, C4 प्लांट सैचुरेटेड एट लो लेवल पर वो सैचुरेट हो जाते हैं, उसकी वजह से वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चला सकते हैं। C3 प्लांट के लिए और ज्यादा क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके लिए क्या कर रहा होता है, वहां पर
ये कॉम्पीट कर रहा होता है बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो CO2 एनरिचमेंट ये ग्रीन हाउसेस के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक टेम्परेचर एक फैक्टर है, ठीक है। ये टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो कुछ एंजाइम डार्क रिएक्शन, ये कुछ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन होते हैं, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर भी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। C4 प्लांट शो हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर देन C3 प्लांट्स, ठीक है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर, ट्रॉपिकल प्लांट्स का हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है देन टेम्परेट प्लांट्स। वाटर जो है, वाटर स्ट्रेस एक हो सकता है कि वाटर स्ट्रेस स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, तो लेस CO2 एंट्री होगी, लेस CO2 की एंट्री होगी तो फिक्सेशन भी कम होगा। कॉजेस विल्टिंग एंड रिड्यूसिंग द लीफ सरफेस, विल्टिंग अगर हो गया, यानी कि अगर वो फोल्ड हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, ये लीफ सरफेस कम हो जाएगा, तो CO2 का फिक्सेशन कम से कम होगा। और वाटर अगर कम होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके PYQs के बारे में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।